Hello everyone, welcome to the Rudra classes, and here I am back with the facts from the Hindu of 28th and 29 June 2020। तो ये है आपका facts from the Hindu of 28 and 29 जून 2020 का। तो अभी क्या है कि मैंने 28 और 29 को फैक्ट्स फ्रॉम द हिंदू नहीं अपलोड कर पाया, सो मैंने क्या किया है कि एक ही वीडियो में दोनों दिन के फैक्ट्स को लगा दिया है, और ये है वो सारे फैक्ट्स फ्रॉम द हिंदू। तो चलिए देखते हैं इसे। तो ये 28 एंड 29 जून के हैं, बट अभी आज क्या है, आज 38 जून है। सो 38 जून एंड 1 जुलाई का जो भी फैक्ट्स होगा वो हम लेके आएंगे सेकेंड जुलाई को। और आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि कोई भी फैक्ट्स छूट जाएगा, या फिर या फिर एक दिन छोड़ के आ रहा है तो प्रॉब्लम्स होंगी। मे बी एक ही दिन के फैक्ट्स हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों दिन के फैक्ट्स रहेंगे और अल्टरनेट करके इसे लाया जाएगा, कराया जाएगा। और क्या है कि जो करंट अफेयर्स का जो वीडियोस शुभम सर डालते हैं, तो उनका क्या है कि वो भी इसी तरह से हर 2 दिन का करंट अफेयर एक दिन के वीडियो में करके आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्या कंटेंट है। तो हमारा पहला जो फैक्ट है दैट इज़ ऑफ चेंगपा कम्युनिटी। तो ये फैक्ट है चेंगपा कम्युनिटी के बारे में। तो अभी क्या है कि जो भी टॉपिक्स होते हैं फैक्ट्स के, जो भी टॉपिक्स जैसे चेंगपा कम्युनिटी हो गया या फिर वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में होती हैं। और क्या है कि क्या होता है कि न्यूज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि किस रिस्पेक्ट में वो न्यूज़ में था, किस चीज़ को लेके न्यूज़ में था। तो वो चीज़ क्या है, जैसे चेंगपा कम्युनिटी अभी न्यूज़ में था, तो न्यूज़ क्या थी चेंगपा कम्युनिटी से रिलेटेड, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द चेंगपा कम्युनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट्स वाई वी हैव ब्रॉट ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू चेंगपा कम्युनिटी। सो लेट्स स्टार्ट इट। चेंगपा और चंपा आर semi nomadic Tibetan people found mainly in Changtang in Ladakh and Jammu and Kashmir। तो चेंगपा जो कम्युनिटी है ये सेमी न्यूमैडिक कम्युनिटी होते हैं, तिब्बतन पीपल होते हैं ये। और ये मेनली कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में। A similar number reside in the western region of the तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। तो तिब्बत का जो ऑटोनॉमस रीजन है, ये कम्युनिटी वहाँ भी हमें देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट इज कि partially relocated for the establishment in Changtang nature reserves। तो क्या है कि इन्हें हम एक तो पहले तो देखते हैं तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में, और दूसरा कहाँ पे ये दिखते हैं, चैंगटैंग नेचर रिजर्व में। तो आप, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ से हमें चेंगपा कम्युनिटी के बारे में क्या क्या जानने को मिला। तो यहाँ पे हमने जाना कि वो सेमी नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, ये तिब्बतन पीपल होते हैं जो कि चैंगटैंग, जो कि लद्दाख में है जगह, और जम्मू एंड कश्मीर में इन्हें हम देख सकते हैं। और इनका एक स्मॉल नंबर जो है वो वेस्टर्न रीजन का जो है, तिब्बत का ऑटोनॉमस रीजन वहाँ भी रहता है, और चैंगटैंग नेचर रिजर्व में भी रहते हैं ये लोग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट इज़ अबाउट वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है। तो इसको देखते हैं, इसे कौन पब्लिश करता है। सो इट इज़ पब्लिश्ड बाय UNODC। तो UNODC जो है वो पब्लिश करती है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को। तो UNODC क्या है, उसको पहले उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम इज़ UNODC। तो इसे क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग क्राइम। और ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस दैट वाज इस्टेब्लिश इन 1997। तो ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है, और ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ। और एज द ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन
क्राइम प्रिवेंशन बाय कंबाइनिंग यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसमें क्या करते हैं, ड्रग कंट्रोल का काम होता है, क्राइम प्रिवेंशन का काम होता है, और कैसे, जो यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम है और क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीज़न, जो भी यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम है, क्राइम प्रिवेंशन है एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीज़न है यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट, तो ये सारी चीज़ों को लेके ये जो भी ये 3 चीज़ें हैं, इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, क्राइम एंड द क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीज़न जो यूनाइटेड नेशन में है, इन सारे चीज़ों को कंबाइन करके और ये जो है UNODC ये इस्टेब्लिश हुआ, और इसका ऑफिस कहाँ है, दैट इज़ इन वियना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो बिफोर दैट पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा इसमें। तो पहला है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, UNODC। तो UNODC के बारे में भी हमने देखा कि ये कब बना, 1997 में। ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करता है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इन वियना। तो ये 3 चीज़ों को लेके कंबाइन होके बना है, जो कि है ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम एंड द क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीज़न। और क्या है कि ये किसके लिए काम करता है, ये ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन के लिए काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट इज़ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इज़ नोडल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज़ ऑफ इलीगल सब्सटेंस। तो इसमें क्या है कि ये एक नोडल लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फाइटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग और अब्यूज़ ऑफ इलीगल सब्सटेंस। तो जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग है या अब्यूज़ है इलीगल सब्सटेंस का, उसके लिए ये काम करती है, और उसके लिए काम करती है ताकि ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें। एंड द नेक्स्ट इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCV इज़ एन ऑफिसर ऑफ। अब तो यहाँ देखिए इसके ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ IPS Indian Police Services and Service, and next one is IRS, that is Indian Revenue Service। तो इसके डायरेक्टर जनरल ऑफ NCV इज़ एन ऑफिसर ऑफ, कौन कौन होगा, IPS या फिर IRS। तो चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में क्या है। तो आगे दिया है इसका हेडक्वार्टर, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। कब बना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 17 मार्च 1986 में। इसका मोटो क्या है, इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन। एंड इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये किसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट क्या है। नेक्स्ट वन इज़ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में है। तो इसमें देखते हैं क्या है ये, an exclusive economic zone, that is EEZ, is a concept adopted at third United Nation Conference on Law of Sea, that is in 1982। तो ये कब अडॉप्ट हुआ, ये यूनाइटेड नेशन का थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो था, दैट इज़ ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 का, वहाँ पे इसे अडॉप्ट किया गया। whereby a coastal state assumes jurisdiction over the exploration and exploitation of marine resource in its adjacent section of the continental shelf। तो कोई भी कोस्टल स्टेट है या फिर कोई स्टेट है जिसका कोस्ट सी से या फिर ओशन से जुड़ा हुआ है, तो उसके कोस्ट से लेके 200 माइल्स तक जो स्पेस होगा, तो उसमें जो भी रिसोर्सेज होंगे उसका एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लॉयटेशन ये स्टेट्स कर सकेंगे। इसके लिए ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना, जो कि कब बना, 1982 में। और वो उस टाइम पे क्या हुआ था, थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन, करतारपुर कॉरिडोर। इसमें क्या है कि ये वीज़ा फ्री ब्रॉड बॉर्डर क्रॉसिंग एंड सिक्योर कॉरिडोर है। और इसमें क्या है, कनेक्टिंग गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान टू दी बॉर्डर विद इंडिया। तो इसमें क्या है कि ये वीज़ा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग एंड सिक्योर कॉरिडोर है। इसमें कनेक्ट किया गया है गुरुद्वारा दरबार साहिब जो कि पाकिस्तान में है टू दी बॉर्डर विद इंडिया। और नेक्स्ट थिंग इज़ क्रॉसिंग अलाउ, इसकी क्रॉसिंग कौन करता है, सिख डिवोटीज़ फ्रॉम इंडिया। इसका क्रॉसिंग कौन करता है, सिख डिवोटीज फ्रॉम इंडिया टू विजिट गुरुद्वारा इन करतारपुर। तो करतारपुर में जो गुरुद्वारा है दैट इज़ ऑफ दरबार साहिब, गुरुद्वारा दरबार साहिब, वहाँ पे जाने के लिए सिख डिवोटीज़ आर अलाउड टू गो। और वो कितनी दूरी पे है, 4.7 किलोमीटर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर ऑन दी पाकिस्तानी साइड विदाउट अ वीज़ा। तो लोग बिना वीज़ा के यहाँ पे जाके और अपना जो भी रिचुअल होता है, जो भी करना होता है, वो वहाँ पे अपना वर्शिप करके आते हैं वापस। ये कौन अलाउ होता है, वो होते हैं सिख डिवोटीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज़ उनक्लोज दैट इज़ UNCLOS। तो UNCLOS के बारे में जानते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। UNCLOS क्या होता है, LOS है, क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी। इसका फुल फॉर्म है ऑल्सो कॉल्ड, इसे और क्या कहते हैं, सी कन्वेंशन, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सी कन्वेंशन और द लॉ ऑफ सी ट्रिटी, इसको इसका दूसरा नाम है। और ये क्या है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दैट रिजल्ट फ्रॉम थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि UNCLOC जो है ये भी तभी आया जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आया। तो ऐसे चीज़ों को रिलेट भी करेंगे आप सभी, तो आप लोग को ईजिली याद भी होगा, जो कि 1982 में हुआ था। तो इसको देखते हैं, ये थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जब हुआ था 1973 से 82 के बीच में, तब इसे अडॉप्ट किया गया था। और देखिए यहाँ पे है 1970 थ्रू 1982 में। और इसी टाइम पे एक और चीज़ हुआ था, वो दैट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना था। और इसके सिग्नेटरीज़ कितने हैं, 157 सिग्नेटरीज़ हैं उनक्लोज के। तो इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद भी रहेगी चीज़ें। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दैट इज़ बाल्कन स्टेट, बाल्कन कंट्रीज़ के बारे में है। द कंट्रीज़ इन बाल्कन पेनिनसुला, तो वो कौन कौन सी हैं, क्रोशिया है, बॉस्निया है, हर्जेगोविना है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है, मॉन्टेनिग्रो है, कोसोवो है, मैसेडोनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस एंड यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की। तो टर्की का जो यूरोपियन पार्ट है, अभी मैं मैप में दिखाऊंगी, तो वो क्या है, वो बाल्कन कंट्रीज़ में काउंट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि मुझे भूले ना और मैं आप लोग को बता सकूं। तो चलिए देख लेते हैं अभी से मैप में कौन कौन सी बाल्कन कंट्रीज़ हैं। तो ये रहा वो मैप, जस्ट अ मिनट। तो ये रहा वो मैप, यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी बाल्कन कंट्रीज़ हैं। तो वो हैं, पहला है ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी, यहाँ पे हर्जेगोविना, सर्बिया, रोमानिया, मोल्डोवा एंड बुल्गारिया। और ये देखिए यहाँ पे ये टर्की का एक छोटा सा पार्ट जो है ये यूरोप में है, और ये वाला जो पार्ट है ये एशिया में है, और ये इतना छोटा सा पार्ट यूरोप में है। और क्या है, ग्रीस है, और अल्बानिया है, और मैसेडोनिया है, कोसोवो है, और मॉन्टेनिग्रो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
कितनी बाल्कन कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी बाल्कन कंट्रीज़ हैं? तो एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ इसे। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी, हर्जेगोविना, सर्बिया, रोमानिया, मालडे मोल्डोवा, और क्या है, अल्बानिया है, कोसोवो है, मॉन्टेनिग्रो है, ग्रीस है, बुल्गारिया है, टर्की है। तो यहाँ पे मेन थिंग इज़, यहाँ पे टर्की ध्यान देने वाला चीज़ है, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट यूरोप में है और बाकी का जो हिस्सा है इसका ये एशिया में पड़ता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि टर्की बाल्कन कंट्रीज़ का पार्ट है या नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियोस को फिर से देख लीजिएगा, इन कंट्रीज़ को फिर से देख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या फैक्ट्स हैं, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है 8th वन। ये क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में जानेंगे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, जनरली कंसर्न्ड विद एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन। तो जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं जो कि वुमेन को अफेक्ट करेंगे उनसे रिलेटेड एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। और ये एक क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, और मैंने पहले भी बताया है स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, बॉडीज़ क्या होती हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो कि किसी एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में होती हैं या फिर किसी एक्ट के थ्रू बनी होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो अभी यहाँ पे जनरली कमीशन देख के लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, और ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बॉडीज़ मेंशन है आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल्स हैं उनके, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, और जो बॉडीज़ किसी एक्ट के थ्रू बनती हैं उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है क्या है उसे देखते हैं, और आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से प्रोवाइड कराई जाएंगी और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और आप लोग के कमेंट्स और लाइक्स हमें मोटिवेट कर रहे हैं और भी बेटर करने के लिए। तो सो आप लोग इसी तरह से लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए। तो चलिए एफडीआई के बारे में जान लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ownership in a business in one country by an entity based in another country। तो FDI क्या है? इसमें क्या होता है कि किसी ओनरशिप को कंट्रोल करना, एक कंट्री में, इस कंट्री में कंट्रोल किया जा रहा है किसी ओनरशिप को और दूसरी कंट्री के से, तो उसे बोलते हैं FDI। और इसमें क्या है? इट इज़ दस डिस्टिंग्यूश्ड फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय नोशन ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। तो इसमें क्या है कि जो डायरेक्ट कंट्रोल है ओनरशिप का फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो यही चीज़ क्या करता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को FDI से अलग करता है। तो आप लोग फॉरेन पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी जानना होगा तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया है करंट अफेयर्स में, और जो भी फैक्ट्स अभी नए नए वीडियोस आ रहे हैं, 3-4 वीडियोस हुए हैं उसके, तो उसमें मैंने पढ़ाया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप लोग वहाँ से जान सकते हैं। और अभी क्या था कि एक और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर भी डायरेक्टर्स भी न्यूज़ में था, तो उसे भी मैंने प्रीवियस वीडियोस जो भी है मेरे, मैंने उसमें पढ़ाया है। तो आप लोग वहाँ जाके ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स के बारे में पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो आप लोग वहाँ जाके देखिए, समझिएगा उसे। जो चीज़ नहीं आती है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज़ अबाउट इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन सिटी ऑफ बेंगलुरु। तो क्या है इसरो? इसरो एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस एजेंसी है, और किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है। इसका विज़न जान लेते हैं।
इसका विजन इज़ टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। स्पेस की जो भी हार्नेस करना स्पेस टेक्नोलॉजी को किस काम के लिए, फॉर नेशनल डेवलपमेंट वाइल परसुइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। तो क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए ये एजेंसी काम करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। तो जस्ट अ मिनट। तो अभी हम आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारा क्या इसका, हाँ, इसका इसके हेडक्वार्टर के बारे में जान लेते हैं। कहाँ पे है? बेंगलोर में। कौन है इसका फाउंडर? विक्रम साराभाई। एंड कब बना था ये? 15 अगस्त 1969 को। और इसका सब्सिडरी क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो अभी हम आगे इसके बारे में भी देखेंगे। तो इसका सब्सिडरी क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो आगे हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में जान लेते हैं। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज़ अ मेजर स्पेस रिसर्च सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ इसरो का ये एक मेजर स्पेस रिसर्च सेंटर है, फोकसिंग ऑन रॉकेट एंड स्पेस व्हीकल्स फॉर इंडिया सैटेलाइट प्रोग्राम। इट इज़ लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम इन द स्टेट ऑफ केरला। तो ये क्या है कि ये मेजर स्पेस रिसर्च सेंटर है इसरो का, और ये किस पे फोकस करता है? इट्स फोकस ऑन रॉकेट एंड स्पेस व्हीकल्स पे, जो कि इंडिया सैटेलाइट प्रोग्राम के थ्रू में आते हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे है ये? केरला में है तिरुवनंतपुरम। तो कैपिटल भी है केरला का। नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट नहीं, कब बना था ये? 21 नवंबर 1963 में। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? दैट इज़ इसरो। और ये इसरो की सब्सिडरी है, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसरो है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में देखना है। इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट दैट आर लोकेटेड प्राइमरली इन यूरोप। तो ये 27 मेंबर स्टेट का यूनियन है, जो कि यूरोप में एग्जिस्ट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 13th वन, दैट इज़ नशा मुक्त भारत। तो ये कौन लॉन्च किया? इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो नशा मुक्त भारत किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावर। So that's all from today's news, and please do like, share and subscribe. Have a good day.